नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार जल्दी ही हो सकता है। अमेरिका ने भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके जवाब में भारत भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने 31 जुलाई को सभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद फिर 6 अगस्त को रूस से ऑयल इंपोर्ट को लेकर भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया था। स्टील और एल्यूमीनियम विवाद इस साल शुरुआत से ही चल रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25% टैरिफ लगाया था। जून में इस ड्यूटी को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इससे कम से कम 7.6 बिलियन डॉलर यानी 66,559 करोड़ रुपए के भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में कहा था कि अमेरिका के कदम को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर छिपाया गया है, जबकि असल में ये WTO रूल्स के उल्टे सेफगार्ड ड्यूटी है। अमेरिका ने इस मामले में बातचीत करने से मना कर दिया था। भारत ने अब WTO रूल्स के तहत पलटवार की कानूनी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका भारत के साथ इस विवाद को अपनी शर्तों पर सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत के पास पलटवार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। भारत अमेरिका के स्टील और मेटल से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका और भारत के बीच रशियन क्रूड ऑयल को लेकर तनाव बढ़ गया है। SBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है तो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में कच्चे तेल का आयात बिल 9 अरब डॉलर और अगले वित्त वर्ष में 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में भारत अपने पुराने सप्लायर्स इराक, सऊदी अरब और UAE की ओर लौट सकता है। हालांकि इससे कीमतों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि रूस ग्लोबल तेल आपूर्ति का 10% हिस्सा रखता है और उसके निर्यात में कमी आने पर अंतर्राष्ट्रीय दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के बाद भारत ने रशिया से डिस्काउंट पर तेल खरीदना तेज किया, जो $60 प्रति बैरल की कैप के तहत था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने रूस से 88 मिलियन मीट्रिक टन तेल इंपोर्ट किया, जबकि कुल इंपोर्ट 245 मिलियन मीट्रिक टन है। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही ये प्रावधान भी खत्म हो गया है, जिसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियां AMC एक तय सीमा के ऊपर के निवेश पर यह शुल्क देती थीं। पहले के नियमों के तहत सेबी ने कहा था कि अगर वितरक किसी निवेशक से न्यूनतम 10,000 रुपए की सदस्यता राशि म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो वे ऐसे लेन देन शुल्क पाने के पात्र होंगे। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने इस साल रक्षाबंधन पर बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि भारतीय ऑनलाइन खरीदारों ने राखी से लेकर मिठाई तक त्योहार के जरूरी सामान की होम डिलीवरी को ज्यादा पसंद किया। हालांकि मांग में तेजी के कारण डिलीवरी में लगने वाला समय भी बढ़ गया। सामान स्टॉक से बाहर हो गए और स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो और दूसरे स्टोर्स में सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। पिछले साल की तुलना में स्विगी, इंस्टामार्ट के ऑर्डर 3.5 गुना बढ़े और राखी के दिन औसत ऑर्डर वैल्यू भी पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि त्योहार से पहले वाले हफ्ते में हमने प्रति घंटे 1 लाख राखियों की बिक्री का आंकड़ा छू लिया। राखी के दिन सबसे व्यस्त समय सुबह 10:21 रहा, जब हर मिनट 1,200 राखियां बिकीं। राखियों के साथ साथ हैम्पर्स की बिक्री भी सालाना आधार पर 8 गुना बढ़ी, जबकि मिठाइयों और चॉकलेट्स की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में 8 गुनी और 4 गुनी बढ़ गई। स्विगी और इंस्टामार्ट की तरह जेप्टो की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में जेप्टो के CEO ने बताया कि राखी के दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच बिक्री चरम पर थी, जब कंपनी ने हर मिनट 820 राखियां बेची, जो पिछले साल से 150% ज्यादा है। कंपनी के अनुसार पिछले साल की तुलना में ईयर रिंग्स की बिक्री 4.5 गुना, वॉलेट्स और हैंडबैग्स की बिक्री 7 गुना, मिठाइयों की 4 गुना और लिफाफों की बिक्री 2 गुनी बढ़ी।
बिक्री के डेटा पर बात करते हुए बिग बास्केट ने कहा कि पिछले साल की तुलना में राखी की बिक्री 2.1 गुनी बढ़ गई। राखी ब्रांड्स की बिक्री पिछले साल की तुलना में 2.9 गुना बढ़ गई। देश में सुरक्षित और स्वच्छ खान-पान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 3 लाख से ज्यादा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ट्रेनिंग दी है। 2017 में शुरू किए गए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट फूड वेंडिंग नाम का एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसके माध्यम से स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री से जुड़े ऑपरेटर्स और कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा और मानकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ईट राइट इंडिया आंदोलन के तहत एफएसएसआई ईट राइट स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन कार्यक्रम भी चला रहा है, ताकि स्ट्रीट फूड में सफाई और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब तक देश भर में 405 ईट राइट स्ट्रीट फूड हब सर्टिफाई किए जा चुके हैं। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में मौके पर ही खाद्य परीक्षण और सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए एफएसएसएआई ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी शुरू की है। अब तक देश के 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ऐसी 305 मोबाइल लैब्स तैनात की गई हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने इस साल अगस्त में भारतीय शेयर बाजार से 18,000 करोड़ रुपए निकाले। वहीं डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार इस साल एफपीआई ने इंडियन शेयर मार्केट से अब तक कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। इस महीने एफपीआई ने 17,924 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। इससे पहले मार्च से जून तक यानी 3 महीनों में एफपीआई ने 38,673 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन हाल के व्यापारिक तनाव और कमजोर कॉरपोरेट नतीजों ने बाजार का माहौल बदल दिया। पिछले सप्ताह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई नेट बायर्स बने रहे। एनएसई के डेटा के अनुसार एफपीआई ने 1,932 करोड़ रुपए और डीआईआई ने 7,723 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। अगस्त में एफपीआई की निकासी की मुख्य वजह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव, कॉरपोरेट कंपनियों के पहले क्वार्टर के निराशाजनक नतीजे और भारतीय रुपए में कमजोरी माने गए हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद इसके संभावित असर से निपटने के लिए सरकार हरकत में आ गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश से निर्यात में अहम भागीदारी वाले राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ज्यादा श्रम पर आधारित क्षेत्रों पर फोकस करेगा। टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। सरकार एक्सपोर्टर्स की सहायता के लिए दूसरे विकल्प तलाश रही है। इसके साथ ही सरकार गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भी इन विकल्पों पर काम करने के लिए कहेगी। इन राज्यों की एक्सपोर्ट में अहम भागीदारी है और अमेरिका के इस फैसले से इन पर काफी असर पड़ सकता है। इस संबंध में जल्दी ही इन राज्यों को पत्र भी भेजे जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देश से हुए 437 अरब डॉलर के कुल निर्यात में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 3/4 रही। ये सभी देश के शीर्ष 5 एक्सपोर्टर राज्यों में शामिल हैं। केंद्र सरकार टैरिफ में बढ़ोतरी से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए एक 3 सूत्री स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। सबसे पहले प्रस्तावित 2,250 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन अभियान के तहत क्षेत्रों पर आधारित योजनाएं लाई जाएंगी। दूसरे उपायों में सरप्लस प्रोडक्ट्स के लिए वैकल्पिक विदेशी बाजार खोले जाएंगे और इसके बाद जो सामान बच जाएगा उससे घरेलू मांग पूरी की जाएगी। इंडियन आईटी कंपनीज में सीनियर लेवल के कर्मचारी भारी दबाव से गुजर रहे हैं। धीमे पड़ते कारोबार और एआई के बढ़ते चलन के बीच आईटी कंपनियां खर्च घटाने के लिए मोटी तनख्वाह पाने वाले मीडियम लेवल के कर्मचारियों पर गाज गिरा रही हैं। कंपनियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कर्मचारी ढूंढने में मदद करने वाली कंपनी एक्सफेनो के डेटा के अनुसार देश की 7 दिग्गज आईटी कंपनियों में 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी पिछले 12 महीनों में विदाई ले चुके हैं। इन कंपनियों से निकल चुके लोगों में लगभग 43% दूसरी बड़ी या मंझोली आईटी कंपनियों के साथ जुड़ गए हैं, जबकि 48% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में सीनियर पोजीशंस पर चले गए। शेष कर्मचारी गैर जीसीसी या दूसरे टेक्निकल और गैर टेक्निकल कर्मचारी हैं। जब से टीसीएस ने मध्य और ऊंचे स्तरों पर 12,000 लोगों की छटनी का ऐलान किया है, तब से इंडियन आईटी कंपनीज में दबाव काफी बढ़ गया है। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है। राष्ट्रीय
भुगतान निगम के डेटा से पता चलता है कि पिछले महीने यानी जुलाई में किराना की दुकानों और सुपरमार्केट में 64,881 करोड़ रुपए के 3 अरब से ज्यादा यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन किए गए। भुगतान निकाय ने पहली बार इस तरह के डेटा को साझा किया है जिससे इतने विस्तृत तरीके से श्रेणीवार संख्या का पता चला है। जुलाई में यूपीआई के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 19.46 अरब ट्रांजैक्शन किए गए। कुल लेन देन की संख्या में 63% से ज्यादा भुगतान व्यापारियों को किया गया और अन्य भुगतान लोगों ने एक दूसरे को किए। जुलाई में व्यापारियों के ट्रांजैक्शंस की संख्या 12.38 अरब थी, जिसका कुल मूल्य करीब 7.34 लाख करोड़ रुपए रहा। लेकिन 3.48 लाख करोड़ रुपए के करीब 2.26 अरब ट्रांजैक्शन अन्य लोगों को किए गए। इससे पता चलता है कि व्यापार के अलावा भी दूसरे लोग यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल ट्रेड के गणित को बिगाड़ दिया है, लेकिन इसने प्रीसियस मेटल्स को लेकर भारत की सोच में भी भारी बदलाव किया है। भारत सरकार के रेयर अर्थ्स लिमिटेड में देश को आत्मनिर्भर बनाने के काम को अब प्राथमिकता पर रखने का फैसला लिया है। खान मंत्रालय ने इस उद्देश्य से खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, वेदांता और अडानी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और इनसे वे सुझाव मांगे जो भारत को रेयर खनिजों की आपूर्ति में देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कोयला और खनन मंत्री जी कृष्णन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मिले सुझावों के आधार पर अब कुछ सुधार किए जाएंगे। आगामी सुधारों के तहत निजी कंपनियों को इस सेक्टर में ज्यादा सहूलियत मिल सकती है। इसके लिए खान मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय भी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कई तरह के क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिनके भंडार भारत में नहीं हैं। इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करने होंगे। इसके लिए खान मंत्रालय का सुझाव है कि जिन देशों में इस तरह के मेटल्स मिलते हैं वहां भारतीय दूतावासों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इसी साल सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है, जिसके तहत 2030-31 तक 1000 नए पेटेंट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। मई में 25 और जून में 41 ऐसे पेटेंट दिए गए। ये पेटेंट लिथियम, निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम और टैंटलम जैसी दुर्लभ धातुओं के क्षेत्र में दिए गए हैं। ये रिसर्च भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी के मामले में क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जा सकती है। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.